हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण पाठ, बंगाल स्कूल ऑफ राष्ट्रीय बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो बंगाल स्कूल और क्या देख रहे हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कि कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फैला। इन सबको हम लोग आपका देखने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबको एक एक करके हम लोग आपका देखेंगे और आपका बात करेंगे किस प्रकार से। चलिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसी में आपका कंपनी चित्रकारी। अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों ने आने से पूर्व भारत में कला निर्माण विभिन्न उद्देश्य से किया है। कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में जो भी कला थी और उसका जो निर्माण था, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहे हैं और कभी कभी इसमें मंदिर की दीवार की प्रतिमाओं के रूप में देखा गया है। जो मंदिर की दीवार है, उन दीवार को आपका प्रतिमाओं के रूप में देखा गया है। क्लियर है? और कभी झोपड़ी की दीवार अलंकरण के रूप में और कभी लघु चित्रकला के रूप में, पांडुलिपि के रूप में देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत के उपनिवेशवाद की स्थापना को अंग्रेज व भारतीय कला देखकर आकर्षित हुए और विशेषकर विभिन्न लोगों को रहन सहन, जीव जंतु, वनस्पति से प्रभावित होकर उन्होंने स्थानीय कलाकारों को कमीशन पर रखा तथा कथ्यात्मक करवाया और कला के मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली, जिन्हें भारी संख्या में कागज पर चित्र बनाए गए थे, अपने संरक्षण को दिया और खुशी करने के लिए इन कलाकारों ने अपने आसपास के जीवन शैली की परंपरागत के तरीके से चित्रित करना शुरू किया। आशय यह था कि उन्हें यथावादी चित्रकारी के कारण कर दिया गया, जो यूरोपीय शैली का एक गुण है। यह मिश्रण कला है, भारतीय और यूरोपीय कला में सम्मिश्रित है, जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली का चित्रण भारत में रह रहे अंग्रेजों के साथ साथ ब्रिटेन में भी बहुतायता से गंभीर मात्रा में हुआ। कह रहे जो लोग इसमें रह रहे हैं उनको बहुत ही गंभीरता से और इस मामले की जानकारी लगी और इस मामले में ये सारी चीजें हुई। क्लियर है? तो देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज भारत आए तो जो हमारी कल्चर है, जो पेंटिंग है, जो उसका विकास हुआ, ऐसा नहीं है। आप दक्कन चित्रकला शैली को पढ़ चुके हैं, उत्तर शैली चित्रकला को पढ़ चुके हैं, आप जनजातीय चित्रकला को पढ़ सकते हैं, आप पहाड़ी चित्रकला को पढ़ सकते हैं, आप राजस्थानी, बूंदी, मेवाड़ी चित्रकला, इन सारी चित्रकलाओं को आप देखकर पढ़े हैं और एक एक करके एक चीज स्पष्ट रूप से आप समझ लिए हैं और देख लिए हैं कि क्या किस तरीके से है और आप इसको बड़े अच्छे से जान चुके हैं। क्लियर है किस तरीके का सब है? ठीक। राजीव राजा राजीव वर्मा, बड़ा फेमस नाम है ये। आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में इनका नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है। राजा राजीव वर्मा का नाम 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में चित्रछाया यानी कि फोटोग्राफी के आने के साथ साथ चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई। कह रहे जब से फोटो का कल्चर आया तो जो हम लोग पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं, उसमें थोड़ा डाउनफॉल फील हुआ, क्योंकि कैमरा द्वारा अधिक वास्तविक दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। कैमरा कैसा है? तो हमारे रियल टाइम खींचता है। रियल टाइम का मतलब जैसे हमारा एक्सप्रेशन है, जैसा हमारा बैकग्राउंड है, वो हमके हूबहू डिट्टो लगता है, कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए वो आपका रियल टाइम लगता है। आपको क्या लगता है? रियल टाइम, यानी कि वास्तविक दिखाई देता है। हालांकि ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला स्कूल की तरंगे कला प्रयोग किए जाने के अकादमी शैली के चित्रों का प्रयोग लायब। अब अंग्रेजों ने भी आर्ट कॉलेज खोले, आर्ट को बढ़ावा दिया, क्योंकि बड़ी एक पहचान, एक विश्व व्याख्या थी अलग रूप में उस जमाने में। भारतीय चित्रों को चित्रित करने के लिए यूरोपीय तैली रंग का प्रयोग किया था। इस प्रकार चित्रकला के सारे सफल उदाहरण स्कूल के बाहर पाए गए। इस प्रकार शैली केरल के महाराजा राजा राजवर्मी,
मां वर्मा के साथ निर्मित चित्र में दिखाई देती है। भारतीय राजा, तो राज्य क्या याद है? राजा रवि वर्मा। और राजा प्रसाद लोकप्रिय शैली के रूप में चित्रित इसमें दिखाई दिए, जहां उन्हें यथावादी शैली का महारत हासिल किया गया। रामायण, महाभारत, महाकाव्य का चित्र किया गया और समय के साथ उनको लोकप्रिय हो गए। उन्हें चित्रों की अलौकिक बाजार में बेचे जाने लगी तथा जनसाधारण के घरों में मां कैलेंडर के रूप में उन्हें बनाया गया और चित्रकारी सजे। और 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत राष्ट्रवाद के उदय के साथ रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्रण शैली विदेशी माने जाने लगी। आप कह रहे हैं जो भारत राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वहीं रवि वर्मा द्वारा जो निर्मित चित्र थे उनको सेक्शन करोगे हम विदेशी माने जाने लगे। इसके साथ ही भारतीय मिथकों और इतिहासकारों को देखने के लिए शैली को पश्चिमी शैली माना जाने लगा। राष्ट्रवादी सोच रहे थे कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। आप कह रहे 20वीं सदी के जो पहला दशक था, क्लियर है, 1910 20 दशक में 10 साल का, 1900 से लेकर 1910 के बीच में शुरू हुआ है। यहाँ क्या हो चुका था? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हो चुकी थी। क्लियर है? अब आप ये वाला इमेज देखिए, ये फोटो आपको दिखाया गया है। कह रहे गुलाम अली खान का वेश्याओं के समूह के पेंटिंग बनाई गई थी। सैन डिलन को, आपका कैलिफोर्निया यूएसए में रखी हुई पेंटिंग है। आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कई ये पेंटिंग की है किधर रखी हुई, कहाँ है। चलिए आगे बढ़े। देख लिया यहाँ तक, रविराज वर्मा को भी आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं बंगाल स्कूल की। आधुनिक एवं राष्ट्रवाद स्कूल के प्रारंभिक सर्वप्रथम बंगाल से ही शुरू हुआ, जो इस तक सीमित नहीं था। एक कला आंदोलन था और एक चित्रकला शैली थी जो ब्रिटिश सत्ता के केंद्र कलकत्ता से आरंभ हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में यह विभिन्न हिस्सों में फैल गई और शांति निकेतन में भी इसमें शामिल थी और भारत का पहला वहाँ कला विद्यालय स्थापित हुआ। तो ध्यान रखना, भारत का पहला कला विद्यालय अगर आप देखोगे तो कौन था आपका? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। क्लियर हो गया? सर्वप्रथम ये बंगाल से शुरू होता है और कलकत्ता इसका जो था आरंभिक केंद्र था। ठीक है, और ये शांति निकेतन में भी शामिल हुई। एक जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का ही पार्ट है शांति निकेतन, जिसे हम शांति निकेतन, विद्या निकेतन के नाम जानते हैं। यह राष्ट्रवादी आंदोलन स्वदेशी जुड़ा हुआ था। इसकी अगुवाई में ठाकुर अविंद्रनाथ टैगोर 1871 से लेकर 1951 तक की ब्रिटिश शासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य E.B. हैवेल ने पूरी सहायता मिली। हैवेल और टैगोर ने दोनों मिलकर कंपनी शैली के आलोचक थे। हैवेल और जो था टैगोर, ये इस कंपनी के आलोचक थे। दोनों ही दृढ़ता से एक नए शैली के चित्र बनाने पर विशेष रूप से अंकित, जो न केवल विषय में बल्कि चित्रकारी शैली में भी भारतीय थे। और मुगल चित्रकला से पहाड़ी लघु चित्रकला महत्वपूर्ण स्रोत थे और जो इनके विषय और शैली दोनों में भारतीय थी। कैसे थे? इन दोनों में भारतीय। अब है रविंद्रनाथ टैगोर और E.B. हैवेल। अब भाई ये क्या थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के बाप के रहे ये दोनों। अब प्रिंसिपल तो ये रहे E.B. हैवेल। अब देखिए वर्ष 1986 में, सॉरी 96 में, 1896 में, 1896 में भारतीय इतिहास के दृश्य कलाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण थे। कह रहे इस जमाने तक बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका था। E.B. हैवेल और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही ने अनुभव किया कि कला में भारतीय शैली की विशेषताओं की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, जो वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एंड क्राफ्ट यानी कि वर्तमान कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से कला विद्यालय लाहौर, मुंबई, मद्रास में स्थापित है। इनका उद्देश्य क्राफ्ट, धातु शिल्पों और फर्नीचर जैसे शिल्पों पर ज्यादा था।
कहाँ कहाँ था? तो ध्यान रखिए, लाहौर में, मुंबई यानी कि बंबई में, मद्रास में ये मुख्य रूप से था, और ये क्राफ्ट, धातु शिल्प, फर्नीचर, इन सब में ज्यादा था। ठीक, जबकि कलकत्ता के विभिन्न का रुझान हमको दिखा दिया ईवी हैवेल और अमितनाथ टैगोर ने कलकत्ता में भारतीय परंपरा की तकनीकी और विषय को शामिल करने और प्रोत्साहन करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम शामिल किया था। इन सबको करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम भी शामिल किया। टैगोर के प्रसिद्ध चित्र जीन्स एंड पहाड़ी और मुगल शैली का भाव है एक नवीन भारतीय शैली को जन्म देती है। जैसे ही इस चित्रकला में पार्थ मित्तर लिखते हैं कि अमरनाथ टैगोर के छात्र से पहली पीढ़ी भारतीय कला की गुम हुई थी शैली भारतीय प्रधान प्राप्त करने लगी। अमरनाथ टैगोर और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के नाम से एक महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में कलाकार और रचनाकार थे। इसमें आधुनिक भारतीय कलाकारों ने अपनी भव्य इतिहास से सीखने का अवसर मिला। इस प्रकार वे कलाओं में स्वदेशी के प्रथम प्रमुख समर्थक बने। ऐसे बने वो प्रमुख समर्थक बने। उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण में अपना योगदान दिया। बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई और टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई नई नई दिशाओं के फलस्वरूप आपका दीक्षांत मजदूर, रासलीला, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुनगाई यानी कि राधिका जैसे युवा कलाकार, ये सब इसमें आपका शामिल है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग कलाकार, वो इसमें सब आपका शामिल रहे और इन सबको शामिलता आपको इसमें दिखाई देगी कि किस तरीके से क्राफ्ट की रचना हुई और क्या क्राफ्ट रहा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप एक बार नजर दौड़ाइए, आप रविंद्रनाथ टैगोर और क्राफ्ट से संबंधित चीजों को देख लीजिए। हो गया? थोड़ा आगे देखिए, बात करते हैं निकेतन प्रारंभिक आधुनिकता। शांति निकेतन की स्थापना के बाद कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन के नेतृत्व में अमिंदरनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बोस को बुलाया और कला भवन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा स्कूल स्थापित किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा बनाया? विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था। पहला राष्ट्रीय विद्यालय था जिसमें भवन कलाओं में नंद बोस का चित्र भारतीय शैली के साथ साथ आपका बौद्धिकता और कलात्मक का समावेश हुआ। कैसा है? कलात्मक और इनका समावेश हुआ। शांति निकेतन के आसपास में लोक कला की भाषा में विशेष ध्यान था। नालंदा बोस की नई धारणाओं पर विचार जिससे कलाओं में का महत्व है। वुडकार की तकनीकी पुस्तकारित बनी और इस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 1937 में हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित किए जाने वाले पैनल को आपका चित्रित करके अपना आमंत्रण किया और हरिपुर पोस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें ग्रामीण लोगों की गतिविधियों का चित्रित किया गया, जैसे एक संगीतकार ढोलक बजाता है, किसान खेत को हल जोतता हुआ, एक महिला दूध मथती हुई, इत्यादि चित्रों को उन्हें आपका रंगों को किया गया है और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान दिखाया गया है। इन पोस्टरों ने महात्मा गांधी के विचारों को कला के माध्यम से तथा भारतीय समाज में विभिन्न को शामिल करके आपके दृष्टि को प्रदर्शित करता है। नंदलाल बोस ने कला भवन में जिस प्रकार कला की शिक्षा दी है उसे भारतीय युवा राष्ट्रवादी को प्रभावित हुए हैं। इसमें कलाओं के प्रशिक्षण केंद्र को बनाया गया है।
देश के अन्य भागों में केंद्र हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के वेंकटप्पा और नंदलाल बोस चाहते थे कि भारतीय कला सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि सामान्य जन तक भी इसकी पहुंच बन सके। तो केवल एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं थी, सबके रूप में भी वो आपका अच्छे से बन सके, जा सके, इन सबको आपका देखने के रूप में प्रयास किया। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, ये चित्रकला को देखिए। नंदलाल बोस की ढाकी हरिपुर पोस्टर है ये, जो 1937 में NSGM नई दिल्ली भारतीय संग्रहालय में इसको रखा गया था। और आप उधर दूसरा इसमें देख सकते हैं, ये दिखाया गया है कि वेंकटप्पा राम का विवाह है। 1914 में आपकी पेंटिंग बनी है कि राम का विवाह हो रहा है, उस समय की पेंटिंग को आपका इसमें दर्शाया दिखाया गया है। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। जिमनी राय आधुनिक भारतीय कला के विशिष्ट उदाहरण हैं, जिन्हें भारतीय कला में दिए जाने वाले अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्हें अस्वीकार कर कर गांव में सपाट और रंगीन शैली को अपनाया है। चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया गया है, चाहे वे उनके चित्र सरल और आसान हों, ताकि उन्हें व्यापक रूप से सामान्य जन जीवन तक पहुंच सके। तो चित्रण को भी कोशिश की गई है कि हम इतने सरल और सिंपल बनाएं, लोग उसको व्यवहारिक रूप में समझें कि भाई ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कैसे इसको महसूस कर सकते हैं। इन सारी चीजों को भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया। हालांकि ब्रिटिश काल में भारतीय यूरोपीय कलाओं में अपना शैलीगत संघर्ष जारी रहा। उदाहरण के लिए लुटियन दिल्ली की इमारतों और बम्बई का स्कूल ऑफ आर्ट और कलकत्ता के अलंकरण किया। तो लुटियन, और ध्यान रखिए, यथावादी प्रधानाचार्य गिल्डस्टोन सोलोमन की शैली के अनुसरण करते हुए ये दूसरी तरफ बंगाल स्कूल के कलाकारों को ब्रिटिश के निरीक्षण में लंदन में भारतीय भवन के अलंकरण की अनुमति दी गई। तो जो लोग ये थे बंगाल स्कूल के जो भी कलाकार थे, उनको ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में निरीक्षण में लंदन में जो भारतीय भवन बन रहा था, उनको अलंकरण करने की, उनको सजावट करने की, उनको पेंटिंग वगैरह लगाने की, डिजाइन करने का उनको वहां क्या मिला? अनुमति मिली। उनको क्या मिला? उनको अनुमति मिली। तो आप देख सकते हैं ये अनुमति कैसी थी? केवल अलंकरण करने की, उसको सजावट करने के लिए थी। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। अखिल एशियाटिक, अखिल मतलब होता ऑल इंडिया, बहुत बड़े मतलब संपूर्ण लेवल पर अखिल एशियाटिक आधुनिक और आधुनिकतावाद। तो अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद को हमने देखा है। तो कंपनी ने शैली के ने यूरोपीय अकादमी शैली और भारतीय शैली को पसंद करने वालों का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन अपने चरम पर था। ये कलाकृति विचार में दिखने लगी। इन कलाओं को इतिहासकार में आनंद कुमारी रामास्वामी स्वदेशी कला के बारे में लिखा गया, जहां वे जापानी कलाकार कुंजको ओकारो, जो अब कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने थे, उन्हें विचारों के साथ आए। वो अखिल एशियाई विचार से भारत आए और उन्होंने एशियाई देशों के साथ भारतीय को शामिल किया। पार पश्चात उन्होंने विरोध कर सके। साथ ही जापानी कलाकार आए और शांति निकेतन जाकर भारतीय छात्रों को वॉश पेंटिंग सिखा रहे थे। उसके पश्चात तेलंग रंग का चित्रण आपका विकल्प में रहा। वो जो तेलंग रंग था वो आपका विकल्प में रहा और वो चित्रण आपको दिखाई देता है। जहां एक और अखिल एशियाटीवाद की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं आधुनिकता यूरोपीय कला में भारतीय आई और वर्ष 1922 को महत्वपूर्ण माना था, जब पॉल कैली और कैलीथिस तो कलाकारों ने जर्मन में बाहोश किया। तो एक प्रदर्शनी कलकत्ता में थी। यूरोपीय कलकत्ताओं में यथावादी अकादमिक शैली का परित्याग कर दिया गया और स्वदेशी कलाकारों को प्रेरित हुए।
उन्होंने अमूर्त कलाओं का सर्जन किया और ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया गया, जैसे वर्ग रेखा, वर्गरथ, सर्पतोन, सामान्य जन। वहां कलाकारों को सीधी संपर्क आधुनिकता, अमिंदरनाथ टैगोर और नागेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों को देखा जा सकता है। उन्हें ज्यामितीय कलाकार और आधुनिक कलाओं को दिखाया गया है। इसके पश्चात कला शैली का उपयोग करते हुए कई चित्र बनवाए गए। इसमें इमारतों का अंदरूनी हिस्सा ज्यामितीय शैली को आपका दर्शाया गया है। इसके अलावा वहां उनको कैरी केज कार्टून बनाने की भी गहरी सोच थी। अक्सर वे यूरोपीय जीवन शैली की नकल करने वाले अमीर वर्ग बंगाली लोगों को मजाक उड़ाया करते। क्या करते थे? उन सब का वो आपका जो मजाक था, ये सारी चीजों को उड़ाया करते थे। क्लियर है? इन सब को हम अच्छे से देख सकते हैं कि कैसी कला शैली, कैसा आर्ट का जमाना रहा। हम इसको बहुत अच्छे से एक एक करके इनको देख सकते हैं कि भाई क्या जमाना था, किस प्रकार में आर्ट शैली फैली। क्लियर है? देख लिया आपने क्या विस्तार रहा आर्ट शैली का। हम इस आर्ट कला शैली को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कैसे कैसे फैली और जो शांति निकेतन के पार्ट था, आधुनिक कला को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था, इन सारे मुद्दों पर हमने एक एक करके देखने का, इनको जानने का आपका प्रयास किया। क्लियर है? और ये प्रयास किस प्रकार था, आप लोग सब बहुत अच्छे से देख रहे थे। क्लियर है? देख भी चुके थे इतना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लीजिए एक बार, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मूर्त और अमूर्त कला थी, उन सबको हमने इसमें समझने का प्रयास किया कि शुरुआती दौर में भारत में कैसे विकसित हो रही थी कला। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।